नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज ये जो बैच मैंने डिजाइन किया है ये स्पेशली एफकेट को ध्यान में रखते हुए किया है। एफकेट का एग्जाम नजदीकी है, सारे बेसिक कंसेप्ट में क्लियर कराऊंगा। हो जितने एग्जाम्पल संभव हैं, जितने की आपको रिक्वायरमेंट है उतने एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा, क्योंकि रिवीजन के फॉर्मेट में लूंगा कि 15 दिन में आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाए और कंसेप्ट आपका कोई भी मिस नहीं होगा। और जो स्टूडेंट्स अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड मैं एफकेट के लिए ही कर रहा हूं। चलिए शुरू कर देते हैं आज का पहला चैप्टर। हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और चैप्टर में भी लिंक रहता है। तो रेशियो क्या होता है? देखो, रेशियो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी कितनी मल्टीपल में है यही रेशियो कहलाता है। प्रपोर्शन क्या कहलाता है? दो रेशियो यानी ए अपॉन बी, ये अनदर रेशियो सी अपॉन डी के बराबर हो जाए तो यही प्रपोर्शन कहलाता है। आपको एक दो एग्जांपल के फॉर्मेट में मैं बताता हूं। मल्टीपल वाली जो बात थी, देखो, दो क्वांटिटी ए एंड बी ये आपको 3:4 में दे रखी है, तो ये कह सकते हैं कि ये 3 होगी, ये 4 होगी। अगर ये मैंने 6 कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर ये मैंने 9 कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अगर आप इन्हें लास्ट तक चेक करोगे, फाइनली जब चेक करोगे तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम्पल देखो, इसको देखोगे तो 3 से 3 टाइम्स चला जाएगा और 3 से 4 टाइम्स, तो मेरा फाइनली तो मुझे रिजल्ट यही मिलने वाला है। अगर यही पहली क्वांटिटी दूसरी की हाफ है, या आप कहो कि दूसरी वाली क्वांटिटी पहली का डबल है, तो ये हमेशा डबल ही रहेगी। अगर आपने ये इसकी 2 है तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये आपने 4 ले लिया है तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर आपने ये 3 लिया है तो ये 6 हो जाएगी। बात यहां तक क्लियर हुई? तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। प्रपोर्शन की भी बात मैं यहीं कर लेता हूं। अब देखो, प्रपोर्शन में क्या होता है कि टू क्वांटिटी ए एंड बी, इनके बीच का जो रेशियो है वो अनदर टू क्वांटिटी सी और डी के बराबर है। यही रेशियो क्या कहलाएगा? फिर प्रपोर्शन कहलाएगा। ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर हो जाए। ये जो साइन दे रखा है, इस साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल। अब आपको पता है कि ये रेशियो वाली वैल्यू कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर का साइन है तो सी बाई डी लिख सकता हूं मैं। बात यहां तक क्लियर हुई? ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम इन चीजों को क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन नोट करो। देखो, प्रपोर्शन का साइन लगा हुआ है तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है। अभी जब मैंने यहां लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आप इसको ये भी कर सकते हो, ये जो वैल्यू मैंने अभी लिखी है कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, यानी ए का मल्टीप्लाई डी में और बी का मल्टीप्लाई सी में, ये भी कर सकते हो आप। अब आप यहां देखोगे तो इससे भी तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। इससे भी तो यही रिजल्ट निकल के आएगा कि ए का मल्टीप्लाई आप करोगे डी में और बी का मल्टीप्लाई करोगे सी में, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला क्वेश्चन देखो, 0.75 का रेशियो एक्स के साथ है, वही रेशियो 5 का 8 के साथ है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? तो आप इसको मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है। 0.75 अपॉन एक्स बराबर, ये मैंने बराबर का साइन लगा दिया यहाँ पे, 5 अपॉन 8। तो x की आपको वैल्यू निकालोगे तो 8 इंटू 0.75 और डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी?
5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से करोगे तो ये 0.15 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1.2 टाइम, आंसर आ जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा आप और क्या कर सकते थे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो देखो 0.75 इंटू 8, आउटर साइड का मल्टीप्लाई कर दिया, इनसाइड x इंटू 5, 5 से डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 0.75 अपॉन 5 इंटू 8, फिर से वही 1.2 आंसर आ जाएगा। ये 15 बार यानी 0.1 टाइम्स, और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:4, तो ए अपॉन बी डैश बी अपॉन सी और सी अपॉन ए का रेशियो आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, जैसे रेशियो में कहे वैसे करो, जहां नया कंसेप्ट की जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा। जैसे ही कोई क्वेश्चंस लगेगा कि इसको मुझे बताना चाहिए तो उसको मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपसे पूछ रहा है ए, आपसे पूछ रहा है ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की, देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ए की वैल्यू इस रेशियो में कितनी है, ये ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। बात यहां तक क्लियर हुई। तो जब ए अपॉन बी की बात हो रही है तो मैं 2:3 करूंगा, यहां बी अपॉन सी की बात हो रही है तो बी की जगह 3 है और सी की जगह 4 है, सी की जगह 4 और ए की जगह मैं 2 लिख दूंगा। बात यहां तक क्लियर हुई। जब ये जो रेशियो होता है ना, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। रेशियो तभी अच्छा लगता है जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब आप कहो तो आंसर ये भी सही है, लेकिन पहली बात आपका ये तो ऑप्शन में ही मैच नहीं कर रहा है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करता हूं कि जस्ट अ मिनट, दूसरा मैं अगर इसी की बात करता हूं तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है इनका एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहां एलसीएम इनका आ जाएगा, 2 और 4 का तो 4 ही रहता है, और 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 क्या है, ये एलसीएम था। अब जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं आपकी समझ में आ सके। 2:3 इंटू 12, 3:4 इंटू 12 और 4:2 इंटू 12। 3 से ये 4 टाइम्स जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 4 से 3 टाइम्स 9, सॉरी, और 2 से 6 टाइम इन 24। तो ये आपका आंसर आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई, यानी इसमें कौन सा आंसर सही है आपका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक एक बात समझ में आई। आपको इतना नहीं लिखना है, बात कंसेप्ट पे ध्यान दो। देखो मुझे रिवीजन भी कराना है इसका और कंसेप्ट को भी नहीं छोड़ना है, तो सारी बातें मैं लिखता हुआ चल रहा हूं कि एक बार के बाद में आपको दिक्कत ना आए दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले नंबर पे कराया था। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो 12 इंटू 18, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 18x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इंटू 24। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 12 इंटू 24 डिवाइड बाई 18, और देखो ये 6 से 4 टाइम्स और ये 6 से 3 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, नोट कर लो इसे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है, मैंने एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ही लिया है, उसी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप समझोगे कि a रेस टू बी दे रखा है और b रेस टू सी दे रखा है। a b के साथ भी कुछ रिलेशन बनाता है मल्टीपल में, और b c के साथ भी बनाता है, तो b दोनों जगह कॉमन है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो कॉमन है उसको दोनों जगह इक्वल करो। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a और b का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है। आप एक लाइन बनाओ, a लिखो, b लिखो और c लिखो। आपको रेशियो लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो a और b का रेशियो है ना 2:3 ही रहना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें। b और c का रेशियो 3:4 ही रहना चाहिए, आप चाहे कुछ भी करें। इसका मतलब है कि देखो ये अगर a 2 है तो b आपका 3 हो जाएगा, ये स्पेस एक आपका खाली रह गया। अगर b आपका 3 है तो c आपका कितना हो जाएगा 4। 2:3 3:4। यहां आपने एक बात देखी कि b दोनों जगह कॉमन है, तो इनका सीधा मुझे करना क्या होता है, अल्टीमेटली इसको बराबर करना होता है। मैं 2-3 एग्जांपल और बता दूंगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इसको बराबर करना होता है। जब यहां ऑलरेडी बराबर है तो आपको कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कह सकते हो कि a की वैल्यू अगर 2 है तो b की 3 है। अब जब b की 3 है तो c की 3 के साथ क्या रेशियो बना रही है, 4 का। यही आपका आंसर आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई। इसके बाद में और एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब ये मैंने डिफर किया है यहाँ पे, देखो यहाँ b की जो वैल्यू है वो दोनों जगह अलग अलग है। इस वाले एग्जांपल में देखोगे तो b की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। अब आपको क्या करना है, आपको जो कॉमन पार्ट है उसको बराबर करना है, दोनों जगह इक्वल करना है। a लिखा, b लिखा, c, यही आपसे पूछ रहा था। ये देखो 1:2 है और ये 3:4 है। एक स्पेस आपका ये खाली रह रहा है, एक स्पेस ये खाली रह रहा है। अभी फिलहाल मैं इस स्पेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि कैसे भी एनी हाउ बी इक्वल हो जाए। अब बी इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक मिनट में पेन चेंज करता, कलर चेंज करता हूं आपको समझाने के लिए। देखो बी इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहां मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैंने ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, बात यहां तक तो क्लियर है। लेकिन आप एक बात समझ रहे हो कि ये 1:2 था, अब ये 1:6 हो गया, ये 3:4 था, ये 6:4 हो गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। हमें हमेशा वो पॉइंट याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 3 का मल्टीप्लाई है वो अकेले 2 में नहीं होगा, वो कंप्लीट 1 और 2 कंप्लीट इक्वेशन में होगा। सिमिलर ये कंप्लीट इक्वेशन में होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये तो 3 आ गया, और 3 का 2 में किया तो ये 6 आ गया। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, लिखना एक ही जगह, क्योंकि b की एक ही तो वैल्यू लेनी है और मेन टारगेट तो b की वैल्यू को इक्वल करना था। b कॉमन है। 2 का मल्टीप्लाई आपने किया 4 में तो कितना आ गया, 8 आ गया। यही आपका आंसर है। अब आपको मैं एक देसी तरीका बताता हूं, क्योंकि जनरली
देसी तरीके ज्यादा काम आते हैं। ये तो एक स्टैंडर्ड मेथड था जिससे कि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअल में हम ऐसा करते क्यों हैं। अब आते हैं हम एक देसी तरीके पे। मैं लिख देता हूँ, शुद्ध भाषा में लिखूंगा देसी। मैं ये मैं इस बात का दावा करता हूं कि ये तरीका आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो समझाने का तरीका ही चेंज होगा इसमें। मैंने यहाँ ए रेस टू बी रेस टू सी लिखा है। जैसे ही 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिख दिया। यानी जो बी और सी का था वो अलग लाइन में लिख दिया और ए और बी का अलग लाइन में लिख दिया। ये बात यहां तक आपको क्लियर हुई। टारगेट वही है कि ये बराबर करना है, लेकिन सी से जब डी की तरफ जाओगे तो ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी आपको। तो मैं बताता हूं कि ये कैसे आपको करना है। देखो, आप इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो, ये जो स्पेस आपका खाली है, ये स्पेस खाली है। आपने, या तो आप सिटी से बिलोंग करते होगे या आप गांव से बिलोंग करते होगे। जैसे आपने कभी सिटी में चेक किया होगा, अब तो खैर नहीं बची हैं, सारी जगह बन चुकी हैं, लेकिन मोस्टली आप कभी कभी देखोगे कि आपको कभी ऐसा महसूस होगा कि ये एक सरकारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। अब इसी के बराबर में किसी व्यक्ति का घर है, वो बनाना चाह रहा है इसको, यहाँ पे इसकी कोई बाउंड्री नहीं हो रही है। तो देखा होगा कि लोग सड़क को भी अपना कब्जा बना लेते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, धीरे धीरे इसे यहां तक कब्जा लिया। अब जिसके पड़ोस में है वो खाली जगह को वो कब्जा लेता है। जैसे 2 के पड़ोस में है, ये 4 के बीच में तो लाइन क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, 2 के पड़ोस में है तो इस खाली जगह को 2 ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी 2 इसे घेर लेगा। और 3 के पड़ोस में ये जगह खाली है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चल जाएगा कि ये तो 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। आंसर वही आया। अब इसमें हम एक बात से बच जाएंगे कि बार बार ये बी और सी को इक्वल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि और तरीके भी मैं बता दूंगा इसके लिए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये जो जगह घिरने वाली है, पड़ोसी ही जगह घिरेगा, कोई और जाके नहीं घिरेगा। यहां तक क्लियर हुआ ये पॉइंट। इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में कैसे आपको करना है वो भी बताऊंगा। अच्छा, आप इसको एक बार देखोगे ना, तो ए और बी का रेशियो 1:2 है, जो यहां भी 1:2 दे रखा है। बेसिक स्ट्रक्चर ए और बी का चेंज नहीं हुआ है। बी और सी का 3:4 है। अगर आप इसको देखते हो तो 6:8 में से 2 जब कॉमन ले लोगे तो 3:4 ही बचेगा। इसका मतलब इसका भी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। यही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैंने 4 ले लिए हैं, इसको मैंने ए बी सी डी तक ले लिया है। आप अब यहां पे आप क्या करते कि पहले सी को इक्वल करते, देन आफ्टर आप डी को इक्वल करते, तो आपको एक दिक्कत हो जाती। मैंने इसी को आसान बनाने के लिए वो जो तरीका बताया था उसी को लिखो। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिख दिया। एक लाइन में एक ही रेशियो लिखो। ए और बी का 1:2 है, बी और सी का 3:4 है, तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे 4। अब सी और डी का 5:6 है। अब इस नेक्स्ट लाइन में आप करोगे तो ये 5:6 लिख दिया। आपको मैं फिर से पेन चेंज करके बता देता हूं। देखो, आपके स्पेस एक तो ये खाली रह गया और ये खाली है, यहां ये खाली है, ये खाली है, यहां ये 2 खाली है। बात क्लियर हुई। अब आपको पता है कि जिसके पड़ोस में है वो उस जगह को घेरेगा। ये घेरने वाली बात हम कर क्यों रहे हैं,
ये कर रहे हैं हम कॉमन फैक्टर को इक्वल करने के लिए, यानी सी को इक्वल करें और बी को इक्वल करें। तो यहां 2 मैंने लिख दिया, और यहां जब यहां तक किया, इसके आगे ये भी है, यानी जितनी जगह है वो सब इसी की है। 4 अपना कब्जा यहां कर लेगा और 3 अपना कब्जा यहां कर लेगा। 5 ने पहले यहां कब्जा किया, उसके बाद में फिर वो यहां भी कब्जा करेगा। अब आपको इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया इस लाइन का, इसका किया तो ये 30 आ गया, इसका किया तो ये 40 आ गया, और इसका किया तो ये 48 आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई? अब आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेक करोगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप पाओगे कि 1:2 ए और बी का मिल रहा है, बी और सी का 3:4 है, सी और डी का, अब देखो यहां से आप 8 कॉमन ले लोगे तो 8 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा और ये 6 टाइम्स चला जाएगा, तो ये भी 5:6 बन रहा है। किसी भी कंडीशन में बेसिक स्ट्रक्चर इनका चेंज नहीं होगा। ये बात यहां तक क्लियर हुई? तो ये आपका हुआ आंसर। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और डी क्या होगा, तो यहां तो ये आपको ए और डी सीधे सीधे दिख रहा है कि ए मेरा 15 है और डी 48 है, तो 3 से 5 टाइम्स चला जाएगा और 3 से 16 टाइम्स चला जाएगा, यही आंसर आ गया। लेकिन इसको जब मुझे ए से डी का रेशियो पूछ रहा है तो मैं इतना क्यों करूंगा? ये तो मैंने तब किया जब ए बी सी डी का पूछ रहा है। करना आपको ये भी नहीं है, नहीं, ये तो तरीके सिखा रहा हूं मैं आपको कि अगर आप भूल जाओ तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। आप देखोगे कि आप कोई भी 2 वैल्यू का ऑप्शन उठा लो कि सी और डी की रेशियो कहीं चेंज तो नहीं हो रहा, जहां चेंज हो रहा है वो आपका आंसर नहीं होगा। एक जगह और चेक कर लो, कहीं बी और सी का चेंज तो नहीं हो रहा, जहां चेंज हो रहा है वही हो रहा है, आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद में 8-10 क्वेश्चन में 5-10 मिनट में करवा दूंगा पीडीएफ से उठा के, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को उठाऊंगा, चाहे किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे वो। लेकिन अब मेरा टारगेट क्या है, ये बात तो आप समझ गए। अब दूसरा टारगेट ये है कि ए और डी का जब आपको रेशियो निकालना पड़ेगा तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, इतनी मेहनत नहीं, और इसको तो आप ऑप्शन से भी नहीं हटा पाओगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो बीच में पता ही नहीं है। भाई हमें ऑप्शन में ए और बी का हम बेसिक स्ट्रक्चर चेक कर पाएंगे, बी और सी का कर पाएंगे, सी और डी का कर पाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो उसे, देखो ए रेस टू बी ये 1:2 था, बी रेस टू सी 3:4 था, सी रेस टू डी ये 5:6 था। मुझे चाहिए था ए से डी का रेशियो। बारीकी से कंसेप्ट को समझना। देखो वैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप इन का मल्टीप्लाई कर लो, इसका कर लो, क्रॉस में अगर कोई कट रहा है तो काट लो, आंसर आ जाएगा, बात ठीक है, लेकिन आप खुद अपनी कंसेप्ट डेवलप करो। देखो एक मिनट, देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई लेता हूं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा ए बी सी। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो बी सी डी। जब मैंने ए बी सी का किया है तो ये भी तो ए बी सी की ही वैल्यू थी, तो 5 या 15, और इनका किया तो 6 चौके 24 दूनी 48। अब आपने एक चीज बात ध्यान से समझोगे, देखो ये रेशियो में जितने भी फैक्टर कॉमन होते हैं वो सभी के सभी हट जाते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। तो
यहाँ बी और सी कॉमन है, ये हट गया, यहाँ बी और सी कॉमन है, दोनों जगह बी और सी कॉमन था, हटा दिया। अब आपका रेशियो बचा ए रेस टू डी। अब इस ए रेस टू डी में आपका यहाँ 15 में से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 16। बताओ यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? आप अब आपको देखो एक बात और समझ में आ गई होगी, एक बात और समझ में आ गई होगी कि आप 3 से सीधे सीधे 6 को कैंसिल कर सकते हो। बात समझ में आया ना? तो 3 से 6 को कैंसिल करोगे तो यहाँ तो 5 बचेगा, ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 जा 16 आ जाएगा आपका आंसर। यानी ये जो चीजें आप जब आप हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उन्हें क्रॉस में अगर कट रहा है तो उसे काट सकते हो, यानी आप यहां से ये 2 टाइम्स काट सकते हो। तो ये तो 5 आ गया और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये सीधे सीधे ये भी बन जाएगा। मैं यही एक क्वेश्चन और नोट कर लेता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ए रेस टू बी, ये 3 रेस टू 4 दे रखा है, बी रेस टू सी, ये 2 रेस टू 6 दे रखा है, सी रेस टू डी 5 रेस टू 9 दे रखा है, और अगर मैंने डी रेस टू ई भी ले लिया है और वो लिया, अगर उसको मैंने 18 रेस टू 15 लिया है और आपसे पूछ रहा है कि ए से ई का रेशियो क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से जैसे यहां कैंसिल हुआ था, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर ए बी सी डी आ जाएगा, इधर बी सी डी ई आ जाएगा, तो बी सी डी यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, हट जाएगा। आपको रेशियो किसका मिलेगा? सीधे सीधे आपको रेशियो मिलेगा ए रेस टू डी का। अब यहां से आप अगर इसको देखते हो कि जो भी आप कैंसिल करना चाहते हो इस वाली लाइन का, आप यहां कहीं भी कैंसिल करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप चाहो तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 18 इधर लिख के रेशियो का साइन लगा के 4 रेस टू 6 रेस टू 9 रेस टू 15 यहां लिख सकते हो, लेकिन ये चीज तो मैंने इधर भी लिखी थी, मल्टीप्लाई तो किया था। अब आपको मैं सिंपल भाषा में जितना कट सकता है उसे काट लो। देखो 9 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, और ये 3 क्रॉस में काटना है, इस लाइन में मत काट देना इसका। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 से 2 2 जा 4 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर तो 1 बचा, इधर आपका 6 बच जाएगा, यही आपका आंसर है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं देखो मल्टीप्लाई ए और डी का रेशियो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख देता हूं। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने किया तो वही है, शायद यहां आपको आगे ना दिखेगा तो मैं इधर लिख देता हूं। देखो इसको ना इधर लिख देता हूं। बात तो ये समझ में आ गई, ये तो एक अलग से क्वेश्चन था, ये एक अलग क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन इसका मैंने आंसर दे दिया है, इसको ही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसी को लिख रहा हूं। ए रेस टू डी अगर आप लिखते तो 3 2 5 और 18 इसका रेशियो लगाओगे आप 4 6 9 और 15। अब आप यहां देख लो क्या क्या कैंसिल होगा। देखो 15 से तो ये 15 गया, और 9 से ये 2 बार चला जाएगा 18,
ठीक है जी, 2 दूनी 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ 6। तो किया तो मैंने ये था, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट आता है मेरा मीन प्रपोर्शन क्या होता है। मीन प्रपोर्शन को समझिए। देखो, लेट 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, आपसे पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन ही डाल के लिख देता हूं कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। अब देखो, ये आपका बेसिक कंसेप्ट भी है और आप इसी को क्वेश्चन भी मान सकते हो। लेट एक्स मीन प्रपोर्शन है, तो आप इसको स्ट्रक्चर क्या बनाओगे। मैं एक पॉइंट में भी बता सकता हूं कि रूट ए भी होगा आंसर, बट आप एक, मेरा मानना ये रहता है कि आपको केवल ये ना, ये इस तरीके से ना पढ़ाया जाए, अरे वाह ये क्या हो गया। आप खुद उस चीज को समझो कि हाँ, ये वास्तविकता में मैथमेटिक्स के ही फैक्ट थे, तो वो कंसेप्ट आपकी समझ में आने चाहिए। अब आप इसको स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, ए एक्स एक्स और इसका बी, यानी मीन प्रपोर्शन पूछ रहा था, तो मीन का मतलब है कि ये और ये आउटर साइड लिख दिए और एक्स मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो मैं बता ही चुका हूं, बराबर का साइन होता है, यही आप आगे लिखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। एक्स की वैल्यू लोगे तो रूट में ए बी आ जाएगी, यही आपका मीन प्रपोर्शन कहलाएगा। अब इसके बाद में एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं मीन प्रपोर्शन से रिलेटेड। अच्छा, थर्ड प्रपोर्शन में बाद में डिस्कस करूंगा। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। तो आपको पता है कि इनका मीन प्रपोर्शन में निकालूंगा, तो भाई मीन प्रपोर्शन अगर वही x है तो 9:25, बात क्लियर हुई। अब आप इसका रूट निकालोगे तो 3 और 5 यानी 15 आ जाएगा, यही इसका मीन प्रपोर्शन था, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, 8 और 50 का मीन प्रपोर्शन पूछ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 8 इंटू 50। अब आपको पता है कि यहां से 4 कॉमन ले लो तो ये 100 हो जाएगा, 100 का 10 और यानी 40 हो जाएगा, या फिर 8 का 50 में मल्टीप्लाई किया तो 400 आता है, तो 400 का आंसर कितना आता है, 20। तो यहां से आप स्प्लिट करना सीखो इन चीजों को। अगर, क्योंकि मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया, तो ये देखो, ये मिला के 100 हो गया, 100 का 10 हो गया और 4 का 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 20। एक एक स्टेप लिख रहा हूं आपकी वजह से, ताकि कि एक बार पढ़ने के बाद में आप सीधे एग्जाम में ही जाएं, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये थर्ड प्रपोर्शन वाला आ गया, मैंने दो दो एग्जांपल ही लिए हैं छोटे छोटे, तो पहले थर्ड प्रपोर्शन का मैं कंसेप्ट बता देता हूं। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, आपको दो दे रखे होंगे, मैं वही क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखता हूं कि फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो हमने ना ये थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन कुछ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम ना, मतलब मैथमेटिक्स में जब जरूरत पड़ी कि अच्छा हम अगर ये
सॉल्यूशन लेते हैं तो इसका नाम क्या दें, ये सॉल्यूशन लेते हैं तो इसका नाम क्या दें। तो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से लगाया है कि ए है और इसके बाद में बी है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसका प्रपोर्शन बी को थर्ड पॉइंट तक लेके जाओ और जो निकालना है आपको एक्स, ये आपका थर्ड जो प्रपोर्शन है एक्स, इसको आप चौथे नंबर पर सेट करोगे। यानी आप जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए। इतना सा फैक्ट आपको याद रखना है, बी स्क्वायर बाई ए आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, ए और बी का जो रेशियो था हमने इसको एक्सपेंड कैसे करना है, ए लिखा फिर बी लिखा। अब थर्ड का मतलब है कि वो दो जो संख्या हमने दे रखी है उसकी तो बाद में ही आना है। अब बाद में आएगा तो फिर तीन में बात कैसे बनेगी, प्रपोर्शन बनाने के लिए। तो जो सेकंड वाला स्टेप है वो थर्ड की जगह शिफ्ट कर दिया और जो फोर्थ नंबर पे क्या है मेरा थर्ड प्रपोर्शन जो एक्स था वो आ गया। आंसर क्या आ गया मेरा, बी स्क्वायर बाई ए। आ जाते हैं इसका क्वेश्चन पे। तो थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 6 और 18 का आप निकालोगे। सपोज अगर वही x है तो 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 इंटू 18 एंड 6, 3 टाइम्स 54 आपका आंसर आ गया। और छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, अगर मैं फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन यही लिख देता हूं, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 6 एंड 18 लिया, इस बार रिवर्स करता हूं, 18 एंड 6 का लेते हैं। बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि हो क्या रहा है। अब देखो दोनों का अलग अलग आएगा, मेन प्रपोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहां फर्क पड़ जाएगा। तो सॉल्यूशन में आप चेक करोगे कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो आप 6 इंटू 6 अपॉन 18 कर दीजिए। तो ये 6 से कितनी टाइम्स था, ये 36 है तो 2 टाइम्स सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 2, 36 अपॉन 18 यानी आंसर आ गया 2। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यानी ये जो कंसेप्ट है ना, एक ही कंसेप्ट को छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। भले ही चाहे इसमें आपको 2 या 3 मिनट ही खर्च हो रही हैं और 2 या 3 मिनट में ये दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है 5 एंड 15 का, तो भाई 5 एंड 15 का मतलब है कि बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो 15 इंटू 15 एंड डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आ गया 45। 5 से 3 बार चला जाएगा, 45 आ गया। आपसे अगर मैं थर्ड प्रपोर्शन की ही बात करता हूं कि 15 एंड 5 का थर्ड प्रपोर्शन आपको निकालना है, अब आप क्या करोगे कि भाई 5 इंटू 5 यानी बी का स्क्वायर बटे ए, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, दो मैंने लिखे थे, दो अपनी तरफ से और लिख दिए, 4 एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए हैं। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। देखो और बड़े छोटे छोटे से पॉइंट, डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट कुछ नहीं है, मैंने उनके एग्जांपल भी नहीं लिए हैं। ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो, ये आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं है। देखो अगर आपके 2 मिनट में कोई को ऐसा कंसेप्ट बन सकता है कि वो जिंदगी में आपको दोबारा ना तो उसे पढ़ने की जरूरत है और वहां से अगर क्वेश्चन बन गया तो गलत भी नहीं होगा। तो मैंने एफकेट की बुक में 1-2 क्वेश्चन देखे थे, ट्रिप्लीकेट से देखे थे, तो उसके लिए फिर मैंने डुप्लीकेट से भी करा दिए हैं, ये कंसेप्ट बता दिया है। समझो डुप्लीकेट में क्या होता है कि अगर आपके ए और बी दो रेशियो हैं तो डुप्लीकेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। यह डुप्लीकेट का मतलब मैथमेटिक्स में जो मतलब है डुप्लीकेट का वो एक अलग वैल्यू है, उससे रिलेटेड कोई अन्य वैल्यू पर हम वर्क कर रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है आपसे
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो 9:16। अब कुछ बच्चे पूछ रहे, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि 3/4 और 9/16 एक ही रेशियो है। नहीं, हमें कहीं 3/4 दे रखा होता है, मतलब ये मैथमेटिक्स की दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें जाने का प्रयास मत करो, जितना आपको जरूरत है पहले उतना पढ़ लो। ये सेम नहीं है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब आप सोच रहे हो कि मैंने डुप्लीकेट कॉपी निकलवा ली, नहीं नहीं, वो नहीं है। इसका एक टर्म नाम दे रखा है हमने, डुप्लीकेट रेशियो। आप अगर आपसे पूछा जाए कि 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 25, 49, बस खत्म कहानी, डुप्लीकेट खत्म हो गया। मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगा होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपके ये भूल होगा भी नहीं। ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर देते हैं, तो अगर ए और बी दो रेशियो हैं तो इनका ट्रिप्लीकेट आप करोगे, ट्रिप्लीकेट करोगे तो ये ए क्यू और बी क्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है। तो ये क्या होगा भाई, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो 27 और 64 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। एक एग्जांपल और देख लो, यहां 5:6 का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, ट्रिप्लीकेट, तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं, इसका 125 और 216 क्यू कर दिया, आंसर आ गया, खत्म ट्रिप्लीकेट। मतलब ये बड़े छोटे छोटे से पॉइंट थे, इस वजह से मैंने मेंशन कर लिया है कि गलती से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप 1 नंबर छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है ना। और देखो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो, सब डुप्लीकेट रेशियो देख लीजिए। सब डुप्लीकेट रेशियो में अगर हम बात करते हैं तो ए और बी का अगर सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा, सब डुप्लीकेट, ये कितना हो जाएगा, √A और √B, खत्म हो गया कंसेप्ट। एग्जांपल ले लो, 4:5 का तो देखो नहीं आएगा, तो क्योंकि 4 का तो कितना आ जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे तो ये तो 2 आ जाएगा और ये √5 आ जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देख लो, 9:16, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे तो 3:4 आ जाएगा। बस, और देख लो एग्जांपल, अगर 25, 64 का सब डुप्लीकेट रेशियो आप निकालोगे तो 5:8 आ जाएगा। ठीक है जी, सब डुप्लीकेट क्लियर हो गया। सब डुप्लीकेट में क्यूब रूट होता है, अगर ए और बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालते हैं हम, तो ये क्या आता है, क्यूब रूट ए का और बी का। बात यहां तक क्लियर हुई, यानी क्यूब रूट आ जाएगा ए और बी का। अब आपसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटे छोटे, 27 और 64 का अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आप निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी 27 का तो 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, क्यूब रूट आपने लिया तो। और देख लेते हैं, 125 और 216 का अगर आप सब ट्रिप्लीकेट रेशियो लेते हो तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या लेते हैं हम, क्यूब रूट लेते हैं, तो इसका तो 5 आ जाएगा
और इसका कितना आ जाएगा 6। यही आपका आंसर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये मैंने मीन प्रोपोर्शन के बता ही चुका हूं आपको, थर्ड प्रोपोर्शन के भी एग्जांपल हो चुके हैं। अच्छा, अब आपको देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 and 13 and the mean proportion between 9 and 25। तो आपको थर्ड प्रोपोर्शन किसका लेना है? थर्ड प्रोपोर्शन आपको 12 and 30 का लेना है, और उसके साथ में जब आप रेशियो बनाओगे तो मीन प्रोपोर्शन कितना आप क्या लोगे? 9 25 का लोगे, 9 and 25 का। तो भाई आपको इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तो आता ही था कि 30 का स्क्वायर बाई 12। इसको अगर आप लिखोगे तो 30 इंटू 30 बाई 12। अब देखो 6 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 से ये 5 बार, 2 से ये कितनी बार चला गया? 15। तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो कितना आ गया? 75। ये क्या था? थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन 9 and 25 का कितना आ गया? तो 3 और 5 यानी 15 ये आ गया। तो आपको आंसर लिखना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो कितना है? 75। थर्ड प्रोपोर्शन यानी ये वैल्यू 75, और मीन प्रोपोर्शन है 15। तो यही सिंपल होके कितना आ जाएगा? 5:1। आपका बी सही है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक पॉइंट आपके सामने काट के सब कुछ करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। देखो अब ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सारे रेशियो बराबर हो तब आपको क्या करना होता है। यहां सारे के सारे रेशियो आपके बराबर हैं, 2a बराबर 5b बराबर 6c। ऐसी जब स्थिति आती है ना, तो सबसे पहले तो मैं इसको बता देता हूं कि जब इक्वल हो रेशियो तो आपको क्या करना होता है, इनको इनवर्स करके लिख दो। a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, b की 1/5 और c की 1/6। और मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं पॉइंट में कि एलसीएम लेते हैं। देखो 2 और 6 का तो 6 हो गया, 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 30। अब देखो 30/2 करोगे तो ये वैल्यू आ गई 15, 30/5 करोगे तो 6 और 5। बात यहां तक क्लियर हुई। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये क्या कर दिया। आप घबराओ मत, देखो मुझे सारी चीजें पता है कि आपको क्या क्या कंसेप्ट बताने हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से डायरेक्ट कर सकते हो। मेरा मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ये देखो कैसे आया। अब यहां आप समझिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए। 2a बराबर 5b बराबर 6c, मैंने कुछ कांस्टेंट k के बराबर मान लिया। अगर 2a बराबर k है तो a बराबर क्या आ जाएगा? k/2। b बराबर क्या आ जाएगा? k/5। और c बराबर क्या आ जाएगा? k/6। यहां तक क्लियर हुई है बात? ठीक है बच्चों। अब आप यहां समझिए, ए बी सी का जब मैं रेशियो लिखूंगा तो k/2, k/5, k/6 आ जाएगा। आप एक बात समझो कि जो कॉमन फैक्टर है वो तो हटना ही है, तो k तो सब में से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? यही तो बच गया। कंसेप्ट समझो। करना आपको ये है कि जब सारी वैल्यू बराबर हो तो आप निकालोगे तो यही, लेकिन कंसेप्ट ये कैसे आया एक बार देख लोगे, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट को। तो भाई देखो ये तो वैसे ही सीधी सीधी सी बात है, ये तो कांट बी डिटरमाइन तो कट गया।
ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर तो आना ही है इसका। अब किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, ए से सी का पूछ रहा है। तो ए से सी का आपको रेशियो निकालना है। तो ए की वैल्यू है 15 और सी की है 5। 3:1 आ गया, 5 कॉमन है दोनों में, कॉमन फैक्टर रेशियो में हट जाता है। तो ऑप्शन आपका कितना आ गया, बी करेक्ट हो गया। भाई यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है भाई, एक बार यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया ना आपका? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। मैंने वही बताया था कि जब सारे के सारे बराबर हो तो उनको इन्वर्स करके लिख दो। तो अब यहाँ आपको अब पहले बेसिक बताता हूँ। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 और बराबर आप के लोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 के, b बराबर कितना आ जाएगा 4 के और c बराबर कितना आ जाएगा 7 के। तो ए बी सी का रेशियो के हट जाएगा। तो ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो 3:4:7 आ जाएगा। और इसको उल्टा करके लिखते तो ये क्या लिखा हुआ, 1/3 लिखा हुआ है ना, a इंटू 1/3, b इंटू 1/4 और c इंटू 1/7। जब इसको आप इनवर्स करते तो वैल्यू क्या आ जाती, 347 ही आ जाती। अब आपसे पूछ रहा है, ये जो दे रखा है ए बी सी बटे सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो आप देखोगे तो 7 और 3 10 और 4 14 है। तो ए बी सी बटे सी, ये आप देखोगे तो 7 और 3 10 और 4 14 है। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। कौन सा करेक्ट है हमारा, बी करेक्ट है। अगर सी से ए अपॉन बी प्लस सी का पूछता तो 1/2 आ जाता। तो यहां तक तो क्लियर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आए हैं आपके डिवाइड करने वाले। एक मिनट, ये दोनों क्वेश्चंस आपके सेम हो गए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इस पे आ जाइए कि 950 is divided among ABC in such a way their share may be in the ratio of 1/2:1/4:1/5. What did A get? A को कितना मिलेगा? ठीक है, तो आपको बड़ा सिंपल है, सबसे पहले ना इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। 1:4 और 1:5। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो, 20 आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली रेशियो जो आ जाएगा 10। 20/2 10। 20 का 1/4 में करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4। बात यहां तक क्लियर हुई? तो देखो आपको जो रेशियो है ना एबीसी का, आपको ये रेशियो मिला है कि ए बी और सी, यानी 1/2 1/4 और 1/5 का जो मतलब निकल के आया है, फाइनली ये निकल के आया है कि ए को अगर 10 रुपए मिलते हैं तो बी को 5 और सी को 4 मिलेंगे। ये रेशियो आपका फॉर्म हुआ है स्टैंडर्ड रेशियो। आप जो रेशियो है ना इसी को एग्जैक्ट वैल्यू मान लो, आप एक्स लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए को 10 रुपए मिल रहे हैं तो बी को 5 मिलेंगे और सी को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आपको क्या दे रखा है, ये टोटल अमाउंट दे रखा है। तो मुझे इस रेशियो से टोटल अमाउंट फाइंड करना होगा। तो यहां से अगर आप टोटल अमाउंट फाइंड करोगे तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 19। यही 19 950 के बराबर है। तो आपको पता है कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। आपको ये है यूनिटरी मेथड, आप एक यूनिट की वैल्यू निकालना है और आपकी कितनी यूनिट है वो निकालना है आपको। देखो टोटल मिला के मेरे पास अमाउंट बैठा 19 यूनिट जो 950 के बराबर है।
तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी? 19 से आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट निकल आएगी। ये कितने के बराबर आ गई? 50 के। यहां तक क्लियर हुआ? ये जब 50 के बराबर आ गई तो अब आपको किसका शेयर निकालना है? ए का। तो भाई ए को हम कितना मान के चल रहे थे? ए को तो हमने माना था 10 यूनिट मिलेगा, लेकिन वो 50 गुना जितना हम सोच रहे थे हमसे 50 टाइम्स ज्यादा सोच रहा है। यानी हमने तो एक सोचा था, ये 50 टाइम्स ज्यादा सोच रहा है। तो 50 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो ए का जो आंसर ये क्या है? सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। देखो वीडियो को ना पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद देखते रहना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एसएससी ने भी कई बार पूछा है और काफी एग्जाम्स में ये आया है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये एफकेट में भी पूछा जाएगा। अ सम ऑफ रुपीज 1300 डिवाइड किया जा रहा है PQRS में। वो किस तरीके से किया जा रहा है कि P का शेयर और Q का शेयर का रेशियो 2:3 हो, Q का शेयर और R के शेयर का रेशियो भी 2:3 हो, और R के शेयर और S के शेयर का भी रेशियो 2:3 हो। तो बच्चे कुछ तो देखने में ही घबरा जाते हैं। इसका मतलब है कि P से जो Q का रेशियो है 2:3 है, Q से R का जो रेशियो है ये भी 2:3 है, R से और S का जो रेशियो है ये भी 2:3 है। इतना सा कह रहा है। तो सबसे पहले आप इनका एक स्टैंडर्ड रेशियो फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड रेशियो कैसे बनाते हैं आप? स्टैंडर्ड रेशियो कैसे बनाओगे? तो स्टैंडर्ड रेशियो में देखो, मैंने लिखा P, जो पहली बार बता चुका हूं, Q, R और S, ये 2:3 है, एक लाइन छोड़ के ये 2:3 है, और नेक्स्ट लाइन में ये भी 2:3 है। बात यहां तक क्लियर हुई? अब आपको पता है कि कुछ तो यहाँ पे लाइन जो खाली है जगह घेरने के लिए ही है। तो 3 अपना यहां शिफ्ट हो जाएगा और आगे तक बढ़ता ही जाएगा। ये यहाँ 3 आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 ने पहले यहाँ कब्जा किया और फिर यहाँ कर लिया। क्लियर हुई ये बात? अब आप इसको देखोगे कि ये मल्टीप्लाई किया तो ये तो 8 आ गया, और 2 दूनी 4, 12 आ गया, और ये 18 आ जाएगा, और ये 27 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक हिसाब किताब? ठीक है, अब आप इसको देखिए कि ये अगर P को 8 रुपए मिलेंगे तो Q को 12 मिलेंगे, R को 18 मिलेंगे और S को 27 मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर के इन्हें कितना अमाउंट मिला? अगर आप इसी को यहां देखते हो कि टोटल अमाउंट कितना मिला, तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 और 8 20, ठीक है ना, और 18 और 27 45, और 20 65 रुपीज आपका बना है। तो टोटल मिलाकर अगर मेरे पास 65 रुपीज होते, तो ये 65 है, पावर नहीं है, 65 रुपीज मेरे पास होते तो P को 8 रुपए मिलते, Q को 12 मिलते, R को 18 और S को 27। इन सब का सम कर दिया है मैंने। ये कितने के बराबर है? 1300 के बराबर है। तो 65 से 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, यूनिटरी मेथड। तो 65 से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और आपको पता है कि ए का शेयर कितना था? 8 यूनिट था। तो 8 में 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? यानी ए का जो शेयर आ जाएगा 8 इंटू 20, 160 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पंडित owned 950 gold coins, all of which are he distributed amongst his 3 daughters Lalita, Amita and Nita. Lalita gave 25 coins to her husband, Amita donated 15 gold coins, and Nita made his jewelry out of 30 gold coins.
then the new respective ratio of coins left with them was 20, 73 and 83। अब यहां आपको एक बात देखना है कि टोटल कॉइन है मेरे पास 950। 950 कॉइन में से आप इसको देखते हो, उन्होंने 3 डॉटर हैं उनकी, ललिता, अमिता और नीता, इनमें उन्होंने डिवाइड किया है। ललिता ने अपने 25 कॉइन को, देखो ध्यान से समझना, 25 कॉइन को अपने हस्बैंड को दे दिया। अब थे तो वो 950 में से, लेकिन देने के बाद में रेशियो फॉर्म हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अमिता ने 15 डोनेट कर दिए एंड नीता ने मेड ज्वेलरी 30 गोल्ड कॉइन्स की अपने ज्वेलरी बनवा ली। उसके बाद जो उनके पास रेशियो बचा है वो इस रेशियो में बचा है, तो टोटल कॉइन्स थे 950। अब इन्होंने जो कॉइन को देखा है तो 25 प्लस के 15 प्लस के 13, तो 40, 70 कॉइन का वो इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी अगर इसमें से मैं 70 हटा देता हूं, इनमें से मैं 70 हटा देता हूं, तो मुझे ये इस रेशियो में मिल जाएगा। तो भाई 0 और 15 में से 7 गया तो 8, 880 कॉइन बच रहा है। बात ध्यान से समझना, ये जो रेशियो दे रखा है ना आपको, यहां से जो रेशियो दे रखा है ये 880 कॉइन का दे रखा है। मतलब उनके पास बचे हुए कॉइन्स का रेशियो है जो उन्होंने खर्च कर दिए उसको छोड़ करके। ये 25 थे उनके ही, इसके ही थे, ललिता के ही थे 25। तो ऐसा नहीं है कि ये हट नहीं जाएंगे, ये ललिता के पास ही रहे थे, ये अमिता के पास ही रहे थे और ये नीता के पास ही रहे थे। ठीक है, ये हैं उनके शेयर में ही, लेकिन इनको उन्होंने क्या किया है, यूज कर लिया है। अब यूज करने के बाद में रेशियो होने मिला है 20 ललिता, अमिता और नीता का जो रेशियो है 20, 73 और 83 का। ठीक है, अब आप इनको देखोगे तो ये टोटल मिलाकर के कितने बैठ रहे हैं, आप इनको ऐड कर लो, 6, 8, 7, 15 और 2, 17, 176 बैठ रहे हैं। और वहां कितने बैठ रहे हैं, 880। इसके लिए मैं यहां थोड़ा सा 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 880 बटे 176, देखो 11 से ये कितनी बार चला जाएगा, 16 बार, और 11 से ये कितनी बार चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। यहां तक आपको समझ में आया, यूनिटरी मेथड में 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड अमीसा रिसीव। अब देखो किसकी बात कर रहा है, अमीता ने रिसीव किया था। अमीता का शेयर कितने वाला था, बीच वाला था ना, ये अमिता का था 73। तो अमिता के पास देखो ये क्या रेशियो है मेरा, बचे हुए कॉइन्स का रेशियो है। बचे हुए कॉइन्स अमिता के पास 73 थे, इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 का 5 कैरी 1, 35 और 36, इतने कॉइन्स तो अमीसा के पास बच गए। अब अमीसा ने खर्च कितने किए थे, अमीसा ने 15 को खर्च भी तो किया था भाई, अमीसा ने 15 को खर्च भी तो किया था जो डोनेट किए थे। वो ये पूछ रहा है कि मिस्टर पंडित जी से कितने मिले उसे, तो मिस्टर, ये तो उनके पास बचे हुए हैं और 15 उन्होंने खर्च किए थे, तो ये कितना हो गया 380। बात यहां तक क्लियर हुई, तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, 365 नहीं होगा, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 950 कॉइन थे तीनों के पास मिलाकर के, जो उनमें बटना था, ललिता, अमिता और नीता में। अब इन्होंने क्या किया कि 25 अगर उसने अपने हस्बैंड को दे दिए, उसने 15 डोनेट कर दिए और नीता ने 30 की ज्वेलरी बनवा ली। अगर वो 70 कॉइन उसमें से हटा दें तो उनके पास बचे हुए कॉइन का रेशियो बनता है 20:73:83। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो उनके पास
जो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5, और अमिता के पास जो आया वो 365 कॉइन्स बच गए थे, क्योंकि ये बचे हुए रेशियो में मैंने मल्टीप्लाई किया। 15 उसने अपने डोनेट कर दिए थे 15, तो टोटल मिलाकर के कितना बैठा है 380 आपका आंसर आया। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 13 एंड 12। देखो ट्राइंगल होता है, अब इस ट्राइंगल में ए बी सी, ट्राइंगल की एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये तो सभी को पता है। अब एंगल ए, मैंने यही मान लिया कि एंगल बी और एंगल सी तीन है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड नंबर पे है, तो इनका रेशियो 13:12। अब वो क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल इज 20% ऑफ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, यानी 13 और 12 25 का वो 20% है, 20% है। सी एंगल की मैं बात करता हूं तो 25 से 4 बार, 20 से 5 बार, यानी 5 आ गया आपका, ये वैल्यू कितनी आ गई 5 भाई, 25 से 4 बार और 4 से 5 बार। तो अगर ए एंगल की वैल्यू 13 है, बी की 12 है, तो सी की कितनी होगी 5। इन सब का मुझे देखो, जो चीज मुझे पता होती है ना, मैं वही ऑपरेशन इस रेशियो में करता हूं। तो मुझे पता है कि इन एंगल का सम कितना दे रखा है 13, 12, 25 और 5 30 दे रखा है, और ये कितने के बराबर है 180 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 6, यानी मेरा जो भी एंगल होगा वो 6 टाइम्स होगा, ठीक है ना, जो रेशियो में मैं देख रहा हूं। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एंगल, यानी आपसे इन दोनों का सम पूछ रहा है बी और सी एंगल का। तो बी का और एंगल सी का सम आप 12 और 5 17 हो गया, और एक यूनिट कितने के बराबर है 6 के, तो 17 6 102 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। थ्री एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में जिनका सम 180 डिग्री होता है, वही मैंने किया है, क्लियर हुई ये बात। अब इसमें क्या है, ए और बी का जो एंगल है उन दोनों के सम का 20% क्या है सी एंगल है, तो 12 और 13 25 हो जाता है, इनका 20% लिया तो 5 आ गया। अब 12, 13 एंड 5 को सम किया मैंने तो 30 आ गया, इसकी वैल्यू को 180 के बराबर रख दिया। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर चलेगी 6 के, तो आंसर मेरा कितना आ गया, बी और सी स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एंगल की बात कर रहे हैं, तो इनका सम बैठता है 17। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 102। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 6:5। अब देखो यहाँ पे ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि बॉयज लेट 6x हैं, तो गर्ल्स आपकी कितनी है 5x। अगर 8 बॉयज और आ गए और 2 गर्ल्स लीव द क्लास, तो जो रेशियो बनता है वो 11:7 हो जाएगा। ये क्या है, मेरा रेशियो ही तो बन के आया, ऑपरेशन करने के बाद जो दिए हुए रेशियो के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 42x प्लस के 56 बराबर कितना आ गया 55x माइनस के 22। अब आप x को इधर ले जाओगे तो 13x और तो 42x प्लस के 56 बराबर कितना आ गया 55x माइनस के 22। हाँ ये इधर आके ऐड हो जाएगा, मैंने ये रॉन्ग कर दिया है,
इसे देखो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो इधर आके ऐड हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 78। एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 6। एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर इन द क्लास नाउ। अब क्लास में कितने बॉयज हैं नाउ, ये नाउ का ही तो रेशियो है, ये नाउ का ही तो रेशियो है। तो अब आपको क्या करना है 6 इंटू 6 प्लस के 8। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। तो ये आंसर कितना आ गया 44। ये तो करना पड़ा हमें सॉल्व। इसका एक और तरीका भी तो है, इसको पहले हटा देता हूं मैं 1 मिनट। आप एक बात ध्यान से समझो कि नाउ पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज नाउ। नाउ आप 4 ऑप्शन आपको देखो पता है ना, बॉयज का जो रेस टाइम रेशियो है वो कितना है 11 के रेशियो में है ना। बात यहां तक तो क्लियर हो रही है ना, यानी बॉयज जितने भी होंगे वो 11 के मल्टीपल में होंगे। क्या ये 11 के मल्टीपल में है, नहीं ना। क्या ये 11 के मल्टीपल में है, नहीं। क्या ये 11 के मल्टीपल में है, नहीं। तो आपका एक ही आंसर बचता है। तो आपको स्मार्ट तरीके से भी देखना होगा। अब मुझे तो देखो कंसेप्ट भी आपको बताना है, ठीक है ना, और वो तरीके भी बताने हैं। तो आंसर कितना आ गया 44। आप देखते ही से मार देते। अगर गर्ल्स की बात होती तो गर्ल्स कितनी होती, सिंपल सी बात ये है। अब पता नहीं कि ये आंसर क्या है गर्ल्स का, मैं ये तो नहीं चेक कर सकता, लेकिन देखो ये इनमें से कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं है, अकेला ये है, तो यही हो सकता है। क्योंकि जनरली मेरा भाई उसने आंसर तो ये सही रखा है। अब इसका पता नहीं ये सही रखा है या नहीं, लेकिन इनमें से अगर कोई आंसर होगा तो या तो ये होगा या कोई आंसर नहीं होगा। हाँ आपका इसमें से देखो 56 30 और 2 28, हाँ करेक्ट तो है। आप इस वाली वैल्यू को देखोगे तो ये 7 के बराबर है ना, तो गर्ल्स के लिए ये आ जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3। ये अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या है। देखो क्लास में है 45 स्टूडेंट। अब 2:3 का मतलब है कि बॉयज से गर्ल्स का रेशियो है। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लास, मैंने अभी आपको बताया था कि रेशियो को आप एग्जैक्ट वैल्यू मान लो, तो ये तो हो गया 5 और ये 45 के बराबर है। तो 1 यूनिट आ गई 9 के बराबर। तो बॉयज जो आपके आ जाएंगे, बॉयज कितने आ जाएंगे 18 और 27 गर्ल्स आ जाएंगी। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूं तो ये क्या बता रहा है कि 1:1 में आ जाना चाहिए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। भाई मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज ही क्लियर है फिर भी, ठीक है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, मीना, उर्मिला और वैशाली 3:2:1 में डिवाइड किया है। तो ये 2 का पार्ट पूछ रहा है। बात समझ रहे हो ना। आपको पता है कि अगर मीना को 3 रुपए मिले हैं और मिला को 2, तो टोटल मिला करके तो ये 6 हो गए ना। 6 यूनिट की वैल्यू है 57,834। आपसे क्या पूछ रहा है 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप या तो सीधे सीधे आप 3 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको 2 यूनिट की चाहिए। उर्मिला की यूनिट कितनी है, उर्मिला की जो यूनिट है वो कितनी है 2 यूनिट है ना, यही आपको चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप क्या करोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे 6 से। मैं कर ही देता हूं। और फिर से उर्मिला की निकालने के लिए आपको क्या करना है, उर्मिला के निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और कर देना है, क्योंकि उर्मिला की कितनी यूनिट थी 2 यूनिट। या आप सीधे सीधे 3 से भाग ही कर दो, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स ही जाएगा ना, ये 3 टाइम्स ही जाएगा। तो 3 से डिवाइड किया तो 19 से 3 वर 57 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24।
तो 19,278 रुपए जो आपका आंसर आ रहा है वो कौन सा सही है? ये डी ऑप्शन करेक्ट है। बस ये पूछ रहा है। तो देखो आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालें। बस ध्यान क्या देना है आपको कि जो रेशियो दे रखा है, आप रेशियो के साथ वो ऑपरेशन करें जो ऑपरेशन आपको, जो रिजल्ट आपको गिवन है। आपको यहाँ पे सम गिवन है तो आप इनको ऐड कर लो। अगर किन्हीं दो का डिफरेंस गिवन होता तो उनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो वो क्या कह रहा है कि एबीसी में इस प्रकार बांटे हैं कि 4 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ बी और 7 टाइम्स ऑफ सी। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर सारी वैल्यू बराबर हो तो ए बी और सी का जो रेशियो आएगा वो 1/4, 1/5 और 1/7 आ जाएगा। अब आपको इनका लेना है एलसीएम। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनमें से, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको छुपाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो 35, इसको छुपाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर, और इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर। किया हुआ ही रेशियो के माध्यम से है। देखो इनका रेशियो जो एलसीएम जो आएगा 4 गुणा 5 गुणा 7 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 7 35 ही आएगा। आपसे पूछ रहा है वो सी का शेयर पूछ रहा है। तो देखो सी का शेयर कायदा में, तो ये जो सी का शेयर है आप ऑप्शन देखते ही बता पाओगे कि 140 आंसर होगा, क्योंकि 20 का मल्टीपल चाहिए मुझे। शेयर क्या होगा? 20 का मल्टीपल होगा सी का, और 20 का मल्टीपल केवल एक ही वैल्यू दे रखी है और कोई 20 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि सर डिवाइड तो हमें तो करना ही है, तो आप इन्हें ऐड कर लो। अगर ए को 35 रुपए मिले हैं तो बी को 28 और सी को 20, तो कितना हो गया? 8 5 13 का 3, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, 83 और ये 5 81। तो 8 6 48, 3 7 21, 7 बार चला जा रहा है ना। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 7 आ रही है। और सी की कितनी यूनिट थी? 20। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 140 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो भाई आज के लिए इतना ही। ये वीडियो भी आपकी काफी लंबी हो गई। अभी इसमें आपको जो पार्ट मिलेंगे वो मिलेंगे, देखो पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन रह गए, आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन रह गए, ठीक है ना, एज प्रॉब्लम रह गई है। वैसे तो कायदा में एज एक काफी बड़ा वास्ट चैप्टर है, लेकिन वो रेशियो में दे रखा है आपको। तो ये सारी की सारी बातें मैं अगली वीडियो में कवर अप करूंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं 20 दिन में आपके, जो 15 से 20 दिन का मैक्सिमम मैं टाइम ले रहा हूँ, आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, ऐसा ही क्विक रिवीजन चलेगा। क्विक का मतलब ये नहीं कि बस उड़ा दिया, नहीं, टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक चैप्टर को कम से कम 3 से 4 घंटे देने होंगे। ठीक है ना, तो मैं एक दिन में 2 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।